हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव उडानिया है। मैं राजस्थान के चूरू ज़िले का निवासी हूँ। मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर टीचर हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ हैं और एक मेरा छोटा भाई है। आईएएस में अभी 2020 रिज़ल्ट में मैंने 13th रैंक हासिल की है और एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल रहा है। एंथ्रोपोलॉजी जो ऑप्शनल है उसके सेलेक्ट करने के पीछे मेरे 3 कारण थे। फर्स्ट था कि मैंने सोशियोलॉजी से मास्टर्स किया था, तो हाफ ऑफ द जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट था वो मेरा वहाँ से कवर हो गया था। सेकंड, जो मेरे सीनियर्स थे उनकी मेरे एंथ्रोपोलॉजी से 2-3 सीनियर्स थे जिन्होंने यूपीएससी ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे, तो वो मेरे लिए एक सेकंड एडवांटेज था। थर्ड, जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका ऑब्जेक्टिव नेचर था कंपेरेटिव टू अदर आर्ट सब्जेक्ट, इसलिए मैंने ये एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया। एंथ्रोपोलॉजी की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें मैंने सिलेबस का जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की थी। उसमें जो फाउंडेशन मैंने जो रखा था, मैंने करणदीप सर के नोट्स थे उनको मेरा फाउंडेशन रखा था। उसके अराउंड मैंने उसको वैल्यू ऐड किया था। मैंने जो 3 चीज़ों से वैल्यू ऐड किया था। सबसे पहला जो मैं स्टैंडर्ड बुक्स थी, जो भासमी सर की बुक है और जो ब्रेन ट्री के नोट्स हैं, उन सब से मैंने उसमें वैल्यू ऐड कर लिया था जहाँ भी मुझे लगा कि ये पोर्शन अच्छे से कवर नहीं हुआ है। सेकंड मैं कवर करता था वो केस स्टडीज़ से करता था। तो मैं अलग अलग जगह से जो ट्राइबल्स पे जो भी अलग अलग आर्टिकल्स छपे हुए हैं तो मैं उनके वो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेता था और वहाँ से केस स्टडीज़ को पिकअप करने की कोशिश करता था मैं। तीसरा, मैं जो वैल्यू ऐड करता था वो करंट अफेयर से करता था। इसके लिए मैंने एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई थी। उसमें मैं क्या करता था कि जितनी भी अपनी मैगजीन आती हैं, इनसाइट ऑन इंडिया की, विजन आईएएस की और जो भी ओनली आईएएस की जो मैगजीन्स हैं उनमें जाता, मैं उन मैगजीन्स में सर्च करता ट्राइब और ट्राइबल, तो उससे ट्राइब से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती वो एक साथ ही आ जाती उसमें। तो हर मंथ में 2, 3, 4 न्यूज़ है ना ट्राइबल्स की आती। तो उस तरीके से मैंने जितनी भी पिछले 5 साल की जो मैगजीन्स थी उनमें से ट्राइबल से रिलेटेड जो न्यूज़ थी उन सभी को मैंने एक जगह पे लिख लिया था। तो ये वैल्यू एडिशन में मेरा तीसरा पार्ट करंट अफेयर से हो जाता था। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है कि हमें कौन कौन सा मटेरियल और रिसोर्सेज पढ़ने चाहिए, तो सबसे पहला ज़रूरी है कि हम 2-3 सोर्सेज से एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस कवर करें, क्योंकि 2-3 जगह से कवर करने के बाद हम इंटरलिंकेज इजीली सेटअप कर सकते हैं। जिस तरीके से जो एंथ्रोपोलॉजी का पैटर्न चेंज हो रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चन नए आ रहे हैं, उनमें इंटरलिंकेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो सोशल पार्ट है उसको बायोलॉजी और जो हमारा इवोल्यूशन वाला पार्ट है उसके साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप 2-3 जो सोर्सेज हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरी ये पर्सनल एडवाइस रहेगी। अब इसमें कौन कौन से मैंने जो रिसोर्सेज फॉलो किए थे उसमें सबसे मेन थे मेरे जो करणदीप सर के नोट्स थे, उनको मैंने अपना पूरा फाउंडेशन बनाया था। उसके अलावा मेरे 2 सीनियर्स थे, रामनिवास जी बुगालिया और महिमा जी, उनके नोट्स को भी मैंने रेफ़र किया था, जो भी मुझे पॉइंट्स दिए थे। तीसरा, मैं इग्नू और जो ईपीजी पाठशाला है वहाँ से भी ना जो भी केस स्टडी, जो लेटेस्ट केस स्टडी हुई थी जो 2000 के बाद थी, वो मैंने उनमें से जो यदि केस स्टडी मिलती थी मैं वहाँ से कलेक्ट कर लेता था। चौथा, जो हमारी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं कुछ जैसे नदनीम हसनैन है और उसके अलावा जो भासमे सर की बुक है, वहाँ से जो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन थी, मैं वो वहाँ से पिकअप कर लेता। उसके बाद मेरा फोकस जो जनरली रहता था वो करंट अफेयर्स के ऊपर रहता था और टेस्ट सीरीज़ के अंदर यदि किसी नई कमेटी, कमीशन या स्पेशल केस स्टडीज़ का नाम लिया गया है तो उनको मैं इंक्लूड करने की कोशिश करता था। एंथ्रोपोलॉजी के लिए नोट्स मेकिंग को मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का कोई भी एक ऐसा सोर्स नहीं है जो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो कि आपने जहाँ से पढ़ लिया और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़े। और दूसरी, इसके बाद आपको जिस तरीके से वैल्यू ऐड किस तरीके से करोगे, इस कंपटीशन में यदि आपको किसी से आगे निकलना है तो कुछ स्पेशल आपको लिखना पड़ेगा। तो जनरली मैं यही करता था कि 2 या 3 पेज का एक टॉपिक पे नोट्स बना लेता था। जैसे यदि कि ट्राइबल पॉलिसी है तो उसके ऊपर मैंने नोट्स बना लिया। अब ट्राइबल पॉलिसी से रिलेटेड कोई नई यदि इनिशिएटिव होता है या किसी दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल मुझे मिल
मिलता है, या फिर जो भी हमारे जैसे वंदन स्कीम है इसके अंदर इसकी जैसे ही हम ऑब्जेक्टिव वगैरह उनका पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ट्राइबल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट मिलता है तो मैं वहीं पे उसको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि पीछे स्पेस रहता है। और यदि फिर पीछे स्पेस भी नहीं रहता हो तो चिट्स वगैरह भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन आपका एक जगह पे पूरा होना चाहिए। जैसे कि यदि हम ट्राइबल पंसील की बात करें तो ट्राइबल पंसील का जो भी पूरा बेसिक है वो एक जगह लिख लिया। अब न्यू ट्राइबल पंसील के बारे में आप सर्च कीजिए न्यू ट्राइबल पंसील क्या है, तो अब उसके बारे में ना जो नए नए आपको 2-3 आर्टिकल ज़रूर मिल जाएंगे। उन 2-3 आर्टिकल्स में से आप क्रक्स लिख लीजिए। अब जब भी ट्राइबल पंसील के ऊपर कुछ भी आपका क्वेश्चन आएगा तो उसका जो भी आपको करना है, उसका कंक्लूजन करना है, वो आपको ज़रूर न्यू ट्राइबल पंसील पॉलिसी से ही करना है। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा, जैसे कि पिछले साल जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब एक न्यूज़ आई थी कि जो जोमेटो है वो आपको लीव दे रहा था पीरियड्स के टाइम पे, तो उस चीज़ को आपको अब वो एज ए करंट अफेयर है, तो ये आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला जो चैप्टर आता है हमारे, उसका एज ए कंक्लूजन हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमें करंट अफेयर वाली वो इंक्लूड करनी है, तो हमारे नोट्स होने चाहिए जिसमें हम 2-3 जगह का नोट्स बना के पहले फाउंडेशन कर लें, फिर उसमें केस स्टडी और जो करंट अफेयर है उनसे वैल्यू ऐड कर लें। एंथ्रोपोलॉजी में जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मुझे लगता था वो फॉसिल्स वाला पार्ट लगता था, क्योंकि उसको क्रेम करना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल था, तो इसलिए मैं जनरली उस पार्ट को इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं था। मैंने ये सोच लिया था कि जो भी यदि फॉसिल्स से क्वेश्चन आएंगे उसको मैं लीव कर दूंगा, या फिर उसका इतना बेसिक होना चाहिए कि मैं बस उसमें ना 1 से 1.5 पेज है ना आराम से भर सकूँ। तो मैंने मतलब कि जो अक्षर जैन सर की बुक है उस बुक में से जो फॉसिल्स वाले पार्ट हैं उसको कवर करने की कोशिश की थी, ताकि आपका मिनिमम एक तय हो जाए कि इतना मुझे तैयार करना है और ज़्यादा आपकी उसमें डिफ़िकल्टी भी नहीं आएगी। और इवोल्यूशन वाला पार्ट था, उसमें मैंने केवल ट्रेंड्स को फोकस किया था कि किस तरीके से जो आगे मतलब ट्रेंड्स चल रहे हैं, और उन ट्रेंड को जैसे 10-12 जो जनरल ट्रेंड थे उनको मैंने याद कर लिया था कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं ट्रेंड के बेसिस के ऊपर मैं लिखूंगा। तो ये 2 पार्ट जनरली थे जो मुझे काफ़ी टिपिकल लगते थे। सोशियो पार्ट मुझे काफ़ी ईजी लगता था और बायोलॉजिकल पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था जो अप्लाइड पार्ट था। तो अप्लाइड पार्ट में क्या है, जो इंटरकनेक्शंस हैं और आप डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हो, और जो एग्जामिनर है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि आपने एंथ्रोपोलॉजी को रियल लाइफ में आपने फील किया है। जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर यदि आपको कुछ नोवल चीज़ डालनी है या कुछ आपको एक्सक्लूसिव चीज़ डालनी है आंसर्स के अंदर, तो वो यही होता है कि आप अप्लाइड पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। आपने कोई भी कंसेप्ट पढ़ा, जैसे आपने डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ा, अब उसका एक जो डिफेंस एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आपने कुछ पढ़ा, अब उसका देखिए कि जो लेटेस्ट कुछ हुआ है उसके अंदर किस तरीके से हम उस डिफेंस एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी है तो उसका यूज़ आप जैसे कि चाइना ने अभी जो ओलंपिक्स हुए थे उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यूज़ किया था उन्होंने, कि जो रॉकेट को टेस्टिंग करने वाली लैब होती है उसमें उन्होंने जो प्लेयर्स हैं उनको डिज़ाइन किया था। तो वो एक बार आप आर्टिकल डालना, आपको वर्ल्ड अफेयर चैनल के ऊपर आपको वो मिल जाएगा, तो उसमें देखिए कि उन्होंने किन एंथ्रोपोलॉजी का कितना अच्छा यूज़ किया है। तो ये आपका एक करंट अफेयर का है, और ये जब आप ना जो स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखोगे ना तो आपका क्वेश्चन को ये एक्सक्लूसिव बनाएगा। तो इस तरीके से हर टॉपिक पे आपके पास 2 या 3 आपके पास ऐसे करंट अफेयर रहने चाहिए ताकि आप कभी भी अपने क्वेश्चंस को अलग लिख सकें। एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शनल चूज़ करना मैं काफ़ी सही मानता हूँ, क्योंकि इसमें 2 या 3 फ़ायदे हैं। जो फर्स्ट है कि ये बहुत ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसमें सब्जेक्टिव नेस है वो आर्ट्स के जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो ये एक आपको बहुत रिवार्ड करती है यदि आपको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है तो। दूसरा, आपको एंथ्रोपोलॉजी का एक लिमिटेड सा सिलेबस है, उसमें जो हिडन टॉपिक्स काफ़ी कम है, और जो ये 5 पेज का सिलेबस लगता है उसमें कुछ टॉपिक तो काफ़ी रिपीटेटिव हैं, तो ये एक इसका बहुत अच्छा है। और तीसरा, इसमें जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो काफ़ी अच्छी है। जैसे कि आप पहले पेपर में देखोगे सोशल डिवीज़न है, फिर वो सेकंड पेपर में कास्ट सिस्टम है, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अप्लाइड पार्ट है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्ट हो जाती है। जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो बायोलॉजिकल वाले पार्ट से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपके जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। तो यदि आपको 2 टॉपिक्स के बीच में ये इंटरकनेक्शन करना काफ़ी अच्छा लगता है तो एंथ्रोपोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट वन कैन चूज।
एंथ्रो में डायग्राम्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली जो बायोलॉजिकल वाला पार्ट है और जो इवोल्यूशन और जो फॉसिल्स वाले पार्ट है वहाँ पे डायग्राम तो मस्ट है, तो उनकी तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसमें 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी अपने दोस्त से या किसी टॉपर से पहले एक बार उसको रियल टाइम में उसको ड्रॉ करते हुए देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने टाइम में बना रहे हैं। यदि आपको 1 से 1.5 मिनट लग रहा है फिर तो कोई सेंस नहीं है। जो भी आप डायग्राम बनाओ उसको 15 से 20-30 सेकंड तक यदि आप बना पा रहे हो तो ही उसको बनाना, और उस डायग्राम को देख के कुछ लगना चाहिए कि आपने वैल्यू ऐड किया है। फॉर द शेक ऑफ डायग्राम आपको केवल डायग्राम नहीं बनाने हैं। आपको यदि ऐसे लगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं इस डायग्राम में इनपुट पुट कर सकता हूं और जो ये एक एग्जामिनर को अच्छा लगेगा तो इसका ज़रूर यूज़ किए। दूसरा, आप ना जो मैप है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यदि एंथ्रो में कोई भी क्वेश्चन बता रहे हो आपको, जैसे कि किसी भी एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे हम लैंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक ले लेते हैं, तो आपको 7-8 केस स्टडी याद है, तो वो 7-8 केस स्टडी आप एक साथ नहीं लिख सकते। तो आप क्या कीजिए कि भारत का जो नक्शा है उसको बनाइए और उसमें जो 7 जगह या 8 जगह जो भी आपने केस स्टडी पढ़ी है वो वहाँ लिख दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि एक आपने अलग भी कर दिया और आपका जो ज़्यादा डाटा था वो मिनिमम स्पेस में कवर भी हो गया और एग्जामिनर ऊपर से उन सभी को देख भी पाएगा। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है। और बाकी यदि हम आंसर राइटिंग में टिप्स की बात करें तो जो एंथ्रो को 3 या 4 चीज़ें नोबल बनाती हैं। जो सबसे पहला है कि आप ना जिस चीज़ को डिफाइन करो ना तो उसको बहुत अच्छे से, जो इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। पहला, आप डिफाइन करो। डिफाइन में भी हमेशा किसी बड़े जो हमारे थिंकर हैं उनकी डेफिनेशन से डिफाइन करो, क्योंकि जो थिंकर होता है उसने 20-25 साल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी होती है, उसके बाद वो एक अपनी डेफिनेशन देता है तो वो काफ़ी कंप्रेहेंसिव होती है। तो आप है ना थिंकर्स की डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, एक लोकस एंड फोकस मेथड होता है। लोकस एंड फोकस मेथड में आप क्या यूज़ करते हैं कि जो भी हमारा जो टॉपिक है उसका लोकस क्या है, मतलब वो कहाँ स्टैंड करता है सिलेबस में। फोकस मतलब उस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं, उस टॉपिक का क्रक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और सिविल सर्वेंट के लिए उसकी ज़रूरत क्या है। इन दोनों का यूज़ करके भी आप बेहतरीन एक इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें यदि बॉडी का पार्ट है तो बॉडी तो हमारे जो भी हम जैसे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो हमारी लगभग इसमें फिक्स ही रहती है बॉडी की, जो ये हमें लिखना है वो हमारे फाउंडेशनल नोट्स होते हैं उनके अंदर से ये क्वेश्चन आता है। उसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हो कि करंट अफेयर का वैल्यू एडिशन कर दिया, डायग्राम से कर दिया, या फ्लो चार्ट से कुछ वैल्यू एडिशन कर दिया, या फिर कोई बेस्ट जो केस स्टडी है उससे, इस तरीके से आप कर सकते हो। कंक्लूजन करो तो उसमें आप इंटरकनेक्टेडनेस दिखाइए कि किस तरीके से ये टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट है, या फिर है ना इस टॉपिक का एक सिविल सर्वेंट को किस तरीके से सिविल सर्वेंट इसको यूज़ कर सकता है, या कोई रिसेंटली यदि उसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है वो तो यूज़ कीजिए। जैसे मुझे याद है कि रेसिज्म के ऊपर क्वेश्चन था तो उससे जस्ट पहले 2 या 3 दिन पहले की बात है कि जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में रेशियल अब्यूज हुआ था, तो मैंने वो 2 या 3 दिन पहले की बात को ही मेरा कंक्लूजन बना दिया था। तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया होगा कि ये जो स्टूडेंट है इसने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के अलावा एंथ्रोपोलॉजी के साथ जीना सीखा है, और ये चीज़ एग्जामिनर सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। तो आप जब भी आंसर राइटिंग करें तो आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस करें कि किस तरीके से एग्जामिनर को ये फील करवाया जाए कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ मैंने एंथ्रोपोलॉजी को फील भी किया है। एंथ्रोपोलॉजी को लेने के कुछ फ़ायदे और नुकसान ज़रूर हैं। फ़ायदा यही है कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस लिमिटेड है, हिडन टॉपिक्स काफ़ी कम है। तीसरा, अब एकदम आपको मटेरियल की कोई कमी नहीं है, मार्केट में सभी टॉपर्स के नोट्स आ चुके हैं तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एंथ्रो को लेने के। और जो एंथ्रो का आजकल नेगेटिव है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेने लग गए हैं, तो जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, जिसमें स्टैटिक पैटर्न से अब डायनामिक पैटर्न आ रहा है। और दूसरा, अब इंटरकनेक्टेडनेस जो है सिलेबस में वो ज़्यादा कर दी है। तीसरा, इसमें अब जो करंट अफेयर से बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं और ऐसे टॉपिक्स को उठाया जा रहा है जो पहले कभी पूछे नहीं जाते थे। तो एक जो सेट पैटर्न है उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ये थोड़ा सा जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो हमेशा किसी भी ऑप्शनल के लिए रिस्की रहता है। चौथा, जो एंथ्रो को लेने का नुकसान है कि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह जो डाटा है, स्पेशली जो बायोलॉजी वाले पार्ट में, उसको तो आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केस स्टडीज याद करनी पड़ेंगी, तो आपकी क्रेमिंग पावर को एक अच्छा चैलेंज मिलता है। तो ये थोड़ा सा मैं एंथ्रो के बारे में कुछ नेगेटिव्स को काउंट करता हूँ।
यदि मैं टाइम टेबल की बात करूं एंथ्रोपोलॉजी में, तो मेरा जो फोकस रहता था मैक्सिमम 3 चीज़ों में मैं मेरा जो दिन का सिलेबस था उसको डिवाइड कर लेता था। यदि मुझे एंथ्रो 3 से 4 घंटे पढ़नी है तो मैं 50% टाइम था वो जो नया मटेरियल पढ़ने में या जो नया नोट्स है उसको पढ़ने में देता था, और जो फिर मेरा 20 से 25% टाइम था मैं उसी मटेरियल को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता था ताकि वो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग में आ जाए और उसको मैं किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर लिख पाऊँ। तो मैं उसकी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन या कुछ छूट नहीं गया हो इसकी डायमेंशन, इस चीज़ के ऊपर फोकस करता था। और जो लास्ट का 1 आवर रहता था उसमें मैं रिवाइज करने की कोशिश करता और उस टॉपिक को कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश करता। यदि कि मेरे को एक पेज के अंदर ये लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। यदि मैं इसको एग्ज़ाम का टाइम है तो क्या मैं 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन लिख सकता हूँ। इसी क्वेश्चन में लिमिटेड नॉलेज के साथ क्या मैं 20 नंबर का भी क्वेश्चन लिख सकता हूँ। इस तरीके से मैं खुद को चैलेंज देता था कि ट्राइबल पेंसिल पे पहले 10 नंबर का लिखो, फिर 15 नंबर का लिखो, फिर 20 नंबर का लिखो। तो इस तरीके से मैं जब ये महीने भर प्रैक्टिस करता तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जो डायमेंशन 15 नंबर में कौन सी खोलनी है, 20 नंबर में कौन सी खोलनी है, उसके ऊपर मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी और वो रियल जो टाइम एग्ज़ाम था उसमें मुझे काफ़ी हेल्प किया था। तो जो सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं और मेरे जो सहपाठी हैं जो अगली बार एंथ्रो से एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा जो डायनामिक नेचर है अभी एंथ्रो के पेपर का उसको समझने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर के साथ लगातार जुड़े रहिए, वो आपका जो पेपर है उसको एकदम अलग बना देगा। और मैं आपको अलग अलग जो एंथ्रो में किस प्रकार से करंट अफेयर को यूज़ कर सकते हैं उसके लिए मैं ज़रूर आपका कोई इनिशिएटिव लेके आऊँगा यूट्यूब पे या किसी भी चैनल के माध्यम से, या मैं खुद का चैनल है उसके ऊपर भी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये टॉपिक के साथ ये करंट अफेयर ऐड हो सकता है। मैं हर टॉपिक का प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक जिनका मैंने बनाया है मैं उसके ऊपर आपको पुट करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। और दूसरा, यदि ऑप्शनल एंथ्रो ले लिया है तो इस पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, मार्केट के रूमर से एक बार बाहर आइए, इस पर पूरी मेहनत कीजिए और आप इसमें रोक कीजिए कि हमारी फर्स्ट रैंक भी इस बार एंथ्रोपोलॉजी से आई है। तो एंथ्रो का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव नेचर है और जो टॉपर्स के नोट्स हैं उनसे आप हेल्प लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स।